तो पार्ट 9 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला पार्ट खत्म हुआ था। हैन यूनवू के बारे में सोच रही थी कि तभी यूनवू बाथरूम में आ जाता है, जिसे हैन तो देखती ही रह जाती है। तो अपने दिल को थोड़ा शांत करके उससे पूछती कि तुम्हें क्या चाहिए। यूनवू की एंट्री तो अच्छी थी लेकिन बातें थोड़ी कैजुअल करने लगता है। नर्वस कहता है कि ये फ्लो में काफी पानी रह गया था और तुम्हें ये पसंद नहीं है ना, इसीलिए मैं साफ करने आया था ना। कहती इट्स ओके, तुम जाकर अपने बालों को सुखा लो ना। वो जाने ही लगा था कि न उसे रोकते हुए कहती कि एक मिनट, कहीं तुम अपने बालों को बिना सुखाए यहाँ इसलिए तो नहीं आई क्योंकि तुमने मिरर में अपने आप को देखा और सोचा कि तुम ड्यून की टिमोथी शैलेमेने की तरह, टाइटैनिक वाले यंग लियोनार्डो डी कैप्रियो की तरह दिखते हो। जोसन नबू वाज लाइक हैन कहती कि अगर ये बात नहीं है तो फिर अब तक खड़े क्यों हो जाओ और जाके हेयर ड्राई कर लो। तो हैन वो चुपचाप चला जाता है, पर इधर हैन सोचती है कि क्या ये मुझे सेड्यूस करने आया था। अगले सीन में दोनों सो रहे होते हैं पर दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी। दोनों ने अपना फेस दूसरी साइड किया हुआ था। न पूछती क्या तुम सो गए न। वो कहता है नहीं, ये बैग थोड़ा छोटा लग रहा है। क्या ये क्वीन साइज बेड है? ये किंग साइज है। नव कहता है कि पर फिर भी ये बैग काफी छोटा लग रहा है, लेकिन असल में तो दोनों के बीच काफी जगह थी। हैन कहती कि एक टाइम था जब हम दोनों एक दूसरे से लिपटकर एक ही बेड पर सोया करते थे, पर नव को याद ही नहीं था कि दोनों कब आखिरी बार इस तरह से सोए थे। न कहती क्या तुम्हें याद नहीं जब मैं पहली बार तुम्हारे होम टाउन गई थी। इसे फ्लैशबैक शुरू होता है फिर से 4 साल पहले का, जब हिनू उसे अपना होम टाउन दिखाने लाया था। न हिनू का रूम देख रही थी। हिनू का पूरा रूम तो मेडल, सर्टिफिकेट एंड अवार्ड से ही भरा हुआ था क्योंकि वो बचपन से ही काफी अच्छा स्टूडेंट रहा है। हिनू आता है एंड काफी देर से उसे कुछ कहने की कोशिश करता है, पर काफी हिचकिचाने के बाद वो कह ही देता है कि रात को यही रुक जाओ। जो सुन हैन थोड़ी सरप्राइज्ड होती है। यन वो कहता है कि काफी देर हो गई है। हैन भी घड़ी देखकर कहती कि रात के 9 बजे बज गए, काफी रात तो हो गई है, इतनी रात को कार चलाना डेंजरस हो सकता है। हैन कहती हाँ ये तो सही है। एंड वो कहता है कि फिर तुम इस रूम में सो जाओ, मैं सामने के रूम में हूँ, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे बुला लेना। नव का जाने का मन तो नहीं था, जो हैन भी समझ जाती है। तो यूनवू उसे गुड नाइट कहकर धीरे धीरे से बाहर चला जाता है। हैन तो उसके बारे में सोचकर स्माइल कर रही थी। अब न वो उसके रूम के बाहर था और उसका मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। तभी चांद को देखकर उसे आइडिया आता है, तो वो उस रूम की खिड़की नॉक करता है जिसमें हैन थी और वही खिड़की के नीचे ही छुप जाता है। एंड खिड़की खुलती है तो वो सामने आ जाता है और कहता है कि आज चांद कितना ब्यूटीफुल है ना, तो हम दोनों साथ बैठकर चांद को देख सकते हैं। हैन तुरंत जवाब देती है कि ठीक है फिर आ जाओ ना। वो तो ये सुनते ही दौड़कर रूम के अंदर चला आता है। इससे हैन तो ब्लश करती है। इसी तरह दोनों साथ खिड़की के सामने बैठकर चांद को देखते हैं और वही साथ में सो गए थे। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, नमू पूछता है कि हम दोनों उस सिंगल बेड पर कैसे सो गए थे। हैन बताती कि हम दोनों एक दूसरे से लिपटकर सो गए थे। ये सुन हिन वो थोड़ा हैरान सा रह जाता है और पूछता है कि क्या सच में हमने ऐसा किया था ना। पूछते हैं अगर बेड छोटा होता तो क्या तुम ऐसे लिपटकर सोते। ये सुन हिनवू तो और नर्वस होते हुए कहता है कि हमारे बेड पर तो बहुत जगह है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। लेकिन न तो उसकी ओर फेस करके पूछती है क्या तुम वैसे ही लिपटकर सोना चाहोगी। जो सुन हिनू तो एकदम शॉकिंगली उसकी ओर देखने लगता है। न समझ रही थी कि हिनू डर रहा है। उसे कहती है कि मैं बस मजाक कर रही थी इसलिए डरो माँ। यानी हिन भी जानती थी कि नव उससे डरने लगा है। तो दोनों दूसरी तरफ फेस करके सोने की कोशिश करते हैं। अब अगली सुबह वो की टक्कर अपना डॉग लेने वापस आता है। वो यनसोन को 100 मिलियन वन का चेक लौटा हुए सॉरी कहते हैं कि हमने जल्दबाजी में फैसला कर लिया कि डॉग हमारी फैमिली की तरह है, इसलिए हम इसे दूर नहीं भेज सकते। यनसन चेक तो ले लेता है पर डॉग की ओर गन तान देतान कहता है कि अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है अपने डॉग को बेचने के लिए तो क्यों ना मैं इसे मार देता हूँ। ये बोलकर वो गोली चलाने ही जा रहा था पर हिनवू आकर उसे रोक लेता है और किटिकरा को उसका डॉग दे देता है। यनसन पूछता है कि आखिर तुमने मुझे रोका क्यों। यनवो कहता है कि उन्होंने बताया ना कि ये डॉग उनकी फैमिली का हिस्सा है। इस पर यनसोन कहता है कि अगर ये कोई स्ट्रे डॉग या कोई लावारिस कुत्ता होता फिर तो मैं इसे मार सकता था ना। ये बोलकर वो एक अजीब सी स्माइल देते हुए चला जाता है। इधर ग्रैंडपा एंड बाकी सब सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे थे। इसमें सभी को एक अननोन बंदा दिखा देता है। ग्रैंडपा उन्हें पहचान जाते हैं कि ये उनका बड़ा बेटा बम सक है। तो ग्रैंडपा उन्हें बम सेक के बारे में पता करने के लिए कहते हैं और सभी को शहर वापस चलने के लिए कहते हैं। इधर उसके टेकर ने सर की बात सुनी थी जिसे उन्हें याद आता है कि लगभग 20 साल पहले यहाँ एक ऑर्फनेज हुआ करता था जहाँ के एक 13 साल के बच्चे ने एक जर्मन शेपर्ड को बुरी तरह से मार दिया था। तो जर्मन शेपर्ड के उन्होंने जब पुलिस कंप्लेन की, पुलिस आकर उससे पूछताछ करने लगी थी। उनसे पूछा गया था कि तुमने इनके प्रेशियस डॉग को क्यों मारा। तब उस बच्चे ने कहा था कि एक प्रेशियस डॉग और एक नॉर्मल डॉग में क्या फर्क है। मैं अगर प्रेशियस डॉग को नहीं मार सकता तो क्या किसी नॉर्मल डॉग को मार सकता हूँ। जसन वहाँ मौजूद सभी लोग उसे हैरानी से देखने लगे थे और इस टाइम ये कपल भी वहीं पर प्रेजेंट थे। तो केयरटेकर के उस बच्चे की बात और यनसोन की बात काफी सेम लगती है। उन्हें डाउट होता है कि कहीं वो बचा ही तो यनसोन नहीं है। तो इधर हम यनसोन को देखते हैं। इसने क्वींस टावर के पास ही अपना होटल रूम लिया था और वो काफी क्रीपी अंदाज से क्वींस टावर की ओर घूर रहा था। अभी वो हैन को कॉल करता है और बताता है कि हर सेना के प्रेसिडेंट मिस्टर हरमन के साथ मैंने तुम्हारी एक मीटिंग बुक कर दी है। जोसन हैन तो काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि अगर ये डील सक्सेसफुल हो गई तो वो आराम से 1 ट्रिलियन क्लब ज्वाइन कर लेगी। पर तभी उसके पास कुछ ईमेल्स आते हैं जो कि उन सारे मेडिकल रिसर्च सेंटर से आए थे। कोहेन ने अपने इलाज के लिए कांटेक्ट किया था लेकिन सबका
उनका रिप्लाई आया था कि वो उसका इलाज नहीं कर सकते, जो देखने काफी दुखी होती है और अपने आप से कहते कि क्या मैं सच में मरने वाली हूँ जब मैं 1 ट्रिलियन क्लब के इतने करीब हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, मैंने इतने सारे आइलैंड्स खरीद रखे हैं जहाँ मैं कभी नहीं गई, मेरे इतने सारे लिमिटेड एडिशन कपड़े, ज्वेलरी, वॉचेस, सैंडल्स, बस मैंने इन्हें कभी यूज नहीं किया, तो फिर मैं ऐसे कैसे मर सकती हूँ, ये सब तो मेरे लिए वेस्ट हो जाएगा। देन वो नवो के रूम में जाती है और उसे देखते हुए कहती कि मेरे लिए सबसे बड़ा विश तो तुम्हारा होगा। अगले दिन न ऑफिस आती है जहाँ वो तो बस यव को ही देखे जा रही थी। नव को देखते हुए उसका दिल आज फिर से धड़कने लगा था। अभी तक तो हमें समझ आ ही गया है कि हेन हिनु से प्यार तो करती है, बस उसे प्यार जताना नहीं आता क्योंकि हेन हमेशा काम में बिजी रहती है और अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है। इसको हिनु ने उसकी केयरलेस वीडियो, उसका हस्बैंड बहुत हैंडसम होगा। सेक्रेटरी कहती कि ऐसा नहीं हो सकता, शायद वो बीमार होगी, क्या आप उस लड़की को जानती हो? एन कहती हाँ जानती हूँ, कभी कभी वो अपने हस्बैंड की आंखों में देखकर खोसी जाती है। उसका मन करता है अपने हस्बैंड को गले लगाने का क्योंकि उसे अपने हस्बैंड के लिए बुरा लगता है कि उस जैसे प्योर सोल को इस दुनिया में कितना कुछ झेलना पड़ता है। और कभी कभी अपने हस्बैंड के चौड़े शोल्डर्स देखकर वो चाहती है कि उसका हस्बैंड आकर उसे हक करे। कभी कभी उसे अपना हस्बैंड चलता फिरता सेक्सी डायनामाइट लगता है, इसे वो बाहर किसी भी लड़की के सामने नहीं आने देना चाहती। इसी से हमें पता चलता है कि हेन अपने हस्बैंड के बारे में कितना सोचती है। और ये सब सुन सेक्रेटरी कहती है कि शायद उस लड़की का दिमाग खराब है, एक बार उसे किसी डॉक्टर को दिखाने के लिए कह देना, मुझे लगता है कि उसके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है, वरना शादी के बाद ऐसा कौन सा सोचता है। तो हेन चली जाती है डॉक्टर के पास जहाँ उन्हें बताती है कि आजकल मैं बहुत अजीब सा फील कर रही हूँ, मुझे दूसरों पर बहुत ज्यादा दया आती है, पर ऐसा मैं पहले बिल्कुल नहीं थी, मुझे उनके लिए बहुत सहानुभूति फील होती है। कुछ छोटे फ्लैशबैक में हम देखते हैं नई बिल्ली को खाना खिलाने के लिए बारिश में उसके लिए छाता लेकर खड़ी थी, तो ऑफिस में एक बंदे को जॉब पर ही रख लेती है क्योंकि उसका बेटा इंक्यूबेटर पे था। वही उसके एक एम्प्लॉय को रोता हुआ देखकर हैन को भी रोना आ गया था क्योंकि उस एम्प्लॉय की मॉम बहुत बीमार थी। वो डॉक्टर को बताती कि मैं ऐसे कभी दूसरों के लिए नहीं रोती। डॉक्टर कहते हैं कि ऐसे सिचुएशन में ऐसी फीलिंग्स को ऐसा फील होता है। न कहती कि आपका मतलब है कि मैं मरने वाली हूँ, पर आप गलत है, ऐसा नहीं होगा। अगर आप मुझे ठीक नहीं कर सकते तो बस देखना कोई ना कोई मिरेकल जरूर होगा। आप तो जानते हैं कि मैं कितनी बार मरते मरते बची हूँ, मेरे उस मिरेकलस लक की वजह से इस बार भी कोई ना कोई चमत्कार जरूर होगा जो मुझे इससे बचाएगा। ये बोलकर वो चली जाती है। धरहिन वो और हैन के डैड उनके बड़े भाई यानी बोमसयोग से मिलने आते हैं और उनसे पहाड़ी में जाने के बारे में पूछते हैं। ये तो कह देते हैं कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं बस डैड से मिलना चाहता था, पर उस सियोली ने मुझे मिलने नहीं दिया। उस फेंसिंग के टूटने के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। बम से उसे डैड से मिलाने की रिक्वेस्ट करता है लेकिन बम उसे मना कर देता है और नव के साथ घर लौट आता है जहाँ वो नव से कहते हैं कि तुम्हें लगता होगा कि हमारी फैमिली कैसी है, जो एक दूसरे पर ही लॉसूट फाइल करते हैं। हमारी बीच ही कितना कुछ केस होता है जिन्हें तुम इतने टाइम तक संभालते आए हो, तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। ये बोलकर वो अंदर चले जाते हैं जहाँ वो सियोली से पूछते हैं कि क्या बमसी को आपसे मिला था और डैड से मिलना चाहता था। सियोली मना कर देती कि वो तो मुझसे नहीं मिला। इधर है इनकी मम बटलर से यनसन का पूरा बैकग्राउंड पता करने के लिए कहती है, तो बटलर यनसन का पीछा करने लग जाती है मगर यनसन उसे पकड़ लेता है, पर वो इसे हैरान नहीं होता बल्कि वो तो उसे अंदर बिठाकर बात कर रहा था और उसी से उल्टा क्वींस फैमिली की इन्फॉर्मेशन ले रहा था। बटलर उससे पूछता है कि क्या आपका और हेन के बीच कुछ हो सकता है, क्योंकि मैं तो हेन और नवो की शादी तोड़ना चाहती हूँ। यस रीजन पूछता है तो वो बताती है कि मैंने हमारे देश के बड़े बड़े घरों के बीच रिश्ता कराया है, लेकिन मैं सिर्फ क्वीन फैमिली की बेटी की शादी नहीं करा पाया। इससे मेरा इमेज खराब हुआ था, इसलिए मैं अपने इमेज को फिर से बनाने के लिए उन दोनों की शादी लगा कर रहूंगी। इस पर यनसन उसे कहता है कि फिर से वही गलती मत करना क्योंकि इससे तुम मेरे रास्ते में आ रही हो। इस पर बटलर कहती कि वो मुझे किसी ने करने के लिए कहा था, पर नवो ने आकर उस जंगली सबक को मार दिया और हेन को बचा लिया। मैंने ये सोचा नहीं था कि नव इतना माहिर निकला। अब ये बटलर किसके कहने पर काम कर रही है और यनसन किस इरादे से क्वींस फैमिली में आया है, तो हमें आगे ही पता चलेगा। इसी के साथ पार्ट 9 का एंड यहीं पर होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।